नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। और कमोडिटी मार्केट में एक्शन एक बार फिर से एनर्जी पैक में बना हुआ है और साथ ही एग्री कमोडिटीज में कच्चे तेल का खेल फिर से शुरू हो गया है। $100 के ऊपर हमने ब्रेंट के भाव आते हुए देखे हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है न्यूक्लियर डील को लेकर, ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि यहाँ से क्या चाल कच्चे तेल की रह सकती है। इसके अलावा बात होगी डायमंड्स की। दरअसल पीएलआई से हीरे की चमक क्या बढ़ेगी, इस पर बातचीत करेंगे। पीएलआई लाने की जो बातचीत हो रही है डायमंड इंडस्ट्री में, उसके क्या मायने हैं, क्या फायदा होगा, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही बिगड़ेगा किचन का बजट, क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं। हमने पल्सेस की बात की थी, स्पाइसेस की बात की थी, और लगातार जो ये तेजी बनी है फेस्टिव सीजन की शुरुआत से, तो उसके कारण भी जो किचन का बजट है वो क्या यहाँ से फर्दर बिगड़ेगा या थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। इस पर एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंदर राव, ओएनजीसी के फॉर्मर चेयरमैन आर.एस. शर्मा, साथ ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही बातचीत करेंगे ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के डायरेक्टर मनोज झा से। लेकिन सबसे पहले फोकस कच्चे तेल पे ही कर लेते हैं, क्योंकि हमने $102 तक भाव ब्रेंट का जाते हुए देखा है। जो रिपोर्ट्स आई हैं, तेहरान न्यूक्लियर डील को रिस्टोर करने को लेकर जो ड्राफ्ट अग्रीमेंट था, उस पर यूएस ने अग्री नहीं किया है कि वो एडिशनल कंसेशंस नहीं देंगे। तो एक बार फिर से जो ये ईरान न्यूक्लियर डील है, ये थोड़ी सी अटकती हुई दिख रही है। अब क्या डेवलपमेंट्स होंगी, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर आर.एस. शर्मा मौजूद है। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फैक्टर्स तो काफी सारे हैं हालांकि कच्चे तेल को लेकर। एक तरफ ओपेक की अपकमिंग मीट, जहां पे प्रोडक्शन कट होने की बात हो रही है, दूसरी तरफ डिमांड कमजोर है ग्लोबली इन्फ्लेशन कंसर्न्स के बीच में, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि अब फिर से थोड़ी सी फंसती हुई दिख रही है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस डील को लेकर, आप कैसे रीड करते हैं, क्या समझ आपकी कहती है, किस डायरेक्शन में जा रही है? आपने इतना अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे समझ नहीं आता और मैं क्या बताऊंगा। फर्स्टली आपका बहुत अच्छा एनालिसिस है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगा। ये सभी फैक्टर आपने जो बोले हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दाम बढ़ने के। एक और जो एक्स्ट्रा फैक्टर है कि यूएस तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री का ड्रॉ डाउन ज्यादा हो रहा है। दैट मीन्स उसका जो इन्वेंट्री लेवल कम हो रहे हैं, तो उससे भी जो है प्राइस के इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। बाकी मैं ज़्यादातर बात करता हूँ फंडामेंटल्स की, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की। और जब से ये जो COP26 में जो फैसले लिए गए कि जो है बैंक सॉवरेन फंड्स नई इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से अभी नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। और द फैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री की जो जानकार है वो इसको सपोर्ट करेंगे कि एक ग्लोबली 3 to 5% नेचुरल डिक्लाइन होता है प्रोडक्शन में। अगर नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तो उसका जो गैप बिटवीन डिमांड and supply capacity will go on shrinking, and that is what is happening. ये जब से अब नवंबर पिछले साल से आप लगातार देखेंगे दाम ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। और ये यूक्रेन वॉर के बाद जो 125-128 भी हो गए थे, उस वक्त दूसरे किस्म के जो चिंताएं थी, चीज अभी सबसाइड हो गई है। तो अभी यूक्रेन प्रीमियम तो नहीं है, बट एज इट इज फंडामेंटल्स प्ले आउट कर रहे हैं। ये दाम जो हैं 100 के लगभग बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी हमको नियर फ्यूचर में वो $70 $75 जो कि हमारी सरकार ने बजट में एज्यूम किया हुआ था इस साल का, वो आने वाला है। कोई भी एनालिस्ट दुनिया के नहीं बोलते कि अभी फोरसेबल फ्यूचर में दाम इतने गिरेंगे, अनलेस कोई बड़ी मेजर डिसरप्शन हो जाए। एक और फैक्टर जो दाम ऊपर बनाए हुए है वो है कि एक जो फियर थे कि चाइना का रिसेशन का फियर, वहाँ पर डिमांड कम होगी, पर ऐसा वो भी पैन आउट नहीं हो रहा है। चाइना में रिसेशन जो सोचते थे वैसे नहीं हो रही है, डिमांड लगातार बनी हुई है। तो ये सभी फैक्टर जो है ये सेंटीमेंट्स को जो है ऊपर बनाए हुए हैं। और ओपेक ने भी अभी इसने सऊदी ने भी फैसला लिया है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। तो ये सब बातें जो हैं ये इनको देखते
ऊपर ही बने हुए हैं और मुझे लगता है भी नियर फ्यूचर में ऊपर ही बने रहेंगे। इनफैक्ट शर्मा जी, ये तो हमने देखा भी है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आए भी नहीं है। हाँ, हमने जहां एक तरफ $140-150 तक के स्तर देखे थे, वो एक इमीडिएट रिएक्शन था, जिसके बाद हमने 100 के बीच में भाव घूमते हुए देखे हैं। तो यहां से नीचे जाने की तो गुंजाइश नहीं है मौजूदा फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। मौजूदा स्तरों से ऊपर जाने की कितनी गुंजाइश दिख रही है? कुछ आइडिया अगर आप दे सके अपनी समझ के हिसाब से। देखिए, नीचे जाने का मैंने बताया अभी वो नहीं है, अनलेस कोई मेजर खबर आती है, रिसेशन के बारे में खबर आती है तो बड़ी इकोनॉमीज में, तो ऊपर जाने की जो है संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। एनी ट्रिगर विच कॉजेज द सप्लाई कैपेसिटी टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। अभी वो जो यूएस में वो वहाँ पे बे ऑफ मैक्सिको में जो हरिकेन्स वगैरह आते हैं, तो वो भी सीजन आने वाला है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। तो मुझे कोई ऐसे इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे कि दाम अभी नीचे आएंगे, ऊपर ही जाएंगे। कितने ऊपर जाएंगे ये बोलना तो बहुत मुश्किल है। शुक्रिया शर्मा साहब, आपने बड़े सही सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाया कि अभी हो क्या रहा है कच्चे तेल में और आगे के लिए क्या और फैक्टर्स हैं जो कि उभर कर आ सकते हैं, जो कि प्राइसेस को ऊपर ही बनाए रखेंगे। लेकिन रविंद्र, संक्षेप में आपका व्यू क्या रहेगा भाव के हिसाब से? आपने शर्मा जी को भी सुना, तमाम फैक्टर्स जो हैं फिलहाल वो कोई इंडिकेट ये कर नहीं रहा है कि इन स्तरों से भाव बहुत नीचे आएंगे। आप क्या रेंज देख रहे हैं नियर टर्म में और क्या सजेशन है भाव के हिसाब से? गुड मॉर्निंग दीपाली। जी हाँ, फंडामेंटल्स तो हमने डिस्कस कर लिए है। आई थिंक एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा वो है ऑयल स्विचिंग, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस और पावर प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं और वो भी एक फैक्टर है जो कि क्रूड को सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने में। प्लस जो सऊदी की बात हुई एंड ईरान की जो बात हुई, आई थिंक दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग प्राइसेस। ईरान की अगर डील हो भी जाती है तो भी आई थिंक 2018 का जो पीक है उनका वो इतना जल्दी आना थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर दूसरे साइड में अगर सऊदी कट करता है तो फिर आई थिंक दैट माइट नेगेट दैट इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से हमने ये पिछले बार भी कहा था कि $84 $85 जो नाइमेक्स क्रूड का जो सपोर्ट है, आई थिंक दैट इज वेरी क्रूशल। अगर वो निकल जाता है तो ही हमें और थोड़ा सा सेलिंग डीपन होते हुए दिखेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक जो हमने देखा है दैट माइट कंटिन्यू और इमीडिएटली $98 $99 तो रडार पे है, लेकिन एट द मैक्स एक्सट्रीम लेवल जो है वो $102 के आसपास है, जो कि काफी टाइम से क्रूड निकाल नहीं पाया और उसके बाद हमने एक सेलिंग देखी थी। तो आई थिंक इन एक्सट्रीम केस $102 वुड बी द टारगेट। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में एक 7,800 का एक हर्डल है बुल्स के लिए। अगर वो निकल जाता है तो फिर 8,350-400 तक का लेवल रडार पे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से 7,800 वुड बी क्रूशल। अगर वो निकलता है तो और बुलिशनेस है। अदरवाइज 7,800 से लेके 7,200-350 का एक रेंज बनेगा। डिप बाइंग होनी चाहिए और इसमें फिर से थोड़ा सा वीकनेस एमसीएक्स के हिसाब से आई थिंक 7,050-7,100 के नीचे जाएगा तो ही आएगा। अदरवाइज आई थिंक डिप आता है टुवर्ड 7,350-400, आई थिंक डिमांड जोन बनेगा वहां पे और 7,800 अल्टीमेटली आएगा। उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो और थोड़ी सी तेजी आ सकती है। तो 7,800 एक इंपॉर्टेंट स्तर ऊपर की तरफ, वो पार होगा तो और तेजी बढ़ सकती है, वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। फिलहाल कच्चे तेल की 7600 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डायमंड्स की। सरकार लैब ग्रोन डायमंड के लिए पीएलआई स्कीम लाने पर विचार कर रही है और सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार जल्द इस स्कीम का ऐलान कर सकती है। क्या मायने होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कामाख्या ज्वेल्स के डायरेक्टर और साथ ही जीजेसी के हमारे साथ मनोज कुमार जहां मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट व्यूअर्स को बता दें कि जो ये लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं इनका इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं होता बल्कि और बहुत सारे सेगमेंट्स में होता है, जिसमें कंप्यूटर चिप्स शामिल हैं, वहाँ इनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो सैटेलाइट्स हैं, 5G नेटवर्क्स हैं। तो मनोज जी पहले तो ये बताइए, अगर ये पीएलआई स्कीम आती है क्या मायने होंगे इसके इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और कैसे देखते हैं इस एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट को? जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, जो लैब ग्रोन डायमंड्स को वो इंक्लूड करना चाह रहे हैं पीएलआई स्कीम में, क्योंकि इस इंडस्ट्री को
इसमें लाने के लिए इसकी बहुत पोटेंशियल है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि अभी भी जो ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ ये है लैब ग्रोन डायमंड, उसका 15% केवल इंडिया से जाता है, जबकि ये इंडस्ट्री काफी इनिशियल स्टेज में है। तब ये सिचुएशन है। हर साल ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जैसे 2020-21 में अगर 636 मिलियन का एक्सपोर्ट था लैब ग्रोन डायमंड का, तो 2021-22 में 1.3 बिलियन हो गया। तो और जो ये इंडस्ट्री है ना, वो इमीडिएट बेसिस पे अनदर कम से कम 1 मिलियन लोगों को नए जॉब दे सकता है। जॉब क्रिएशन इंडस्ट्री है। और जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो ये PLI स्कीम अगर आती है इस इंडस्ट्री से और ये इस तरह का एक्सपोर्ट्स का बढ़ेगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट पे भी गवर्नमेंट को काफी फायदा मिलेगा। और जो ये इंडस्ट्री है काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और इंडिया क्या है, पहले से ही डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में महारत है, एक्सपर्ट है। तो ये जो इंडियन लैब ग्रोन डायमंड है, जिसके दो तरह के लैब ग्रोन डायमंड होते हैं। एक HT होता है, दैट इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जो चाइना में ज्यादातर के लोग प्रेफर करते हैं। और इंडिया और US में जो है वो CVD बोलते हैं, दैट इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो इसकी जो मशीनरी है वो भी गवर्नमेंट को इनिशियली जो है काफी सब्सिडाइज रेट पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा। फिर उस मशीनरी से वो सीखेंगे और खुद की डोमेस्टिक मशीनें बनाएंगे, तो उसमें भी काफी जॉब क्रिएशन होगा। तो PLI स्कीम आएगा तो इंपोर्ट पे फायदा मिलेगा, लोगों को एक्सपोर्ट में फायदा मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स होंगे, तो इंडस्ट्री काफी ग्रो करेगी। तो इन सब चीजों को मुझे देखते हुए ऐसा लगता है कि ये काफी अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। और ये काफी पहले ही ले आना चाहिए था स्कीम, लेकिन अगर अभी लाई है तो इमीडिएट बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट मनोज जी ने सारी प्रोस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स इस खबर से जुड़े हुए बताए कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर और बेहतर हो सकती है। इनफैक्ट रशिया से US नहीं लेना चाहता है लैब ग्रोन डायमंड्स, वो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर। उसके साथ साथ अगर PLI को भी बढ़ावा मिलेगा तो इंडियन इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अच्छा, की एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन से हैं? क्योंकि अगर हम, आपने जैसे भी जिक्र किया कि FY21 के अगर नंबर्स देखें तो 1.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास के थे। पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में इतना है कि ये नंबर काफी तेजी से बढ़ सकता है। तो एक चीज और मैं क्विकली जानना चाहती हूँ, जो डिमांड एक्सपोर्ट मार्केट से वो कौन से रीजन से स्पेशली ज्यादा है और परसेंटेज टर्म पे कितना पोटेंशियल ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसे तो पूरे वर्ल्ड वाइड में है, लेकिन जो मेजर एक्सपोर्ट्स हुए हैं वो सबसे ज्यादा US में हुए हैं, फिर हांगकांग में हुए हैं, जो UAE कंट्रीज हैं वहां। जी चलिए, मनोज जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन अमेरिका, हांगकांग, UAE, इजराइल, बेल्जियम, ये कुछ की मार्केट्स हैं जहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए वो काफ़ी ह्यूज है, क्योंकि इन स्टोन्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छी है। इसीलिए यहाँ पर 1.3 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा था एक्सपोर्ट का, वो FY21 में था। लेकिन मनोज जी ने जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये 4 बिलियन डॉलर तक भी जाने का पोटेंशियल रखता है। तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर होती है तो। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर, साथ ही स्ट्रैटेजीज पर। जब वापस आते हैं कमोडिटी राउंडअप पर हम बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की, क्योंकि यहाँ पर हमने मलेशिया में खासतौर से जो पाम तेल है उसकी कीमतें बढ़ते हुए देखी हैं। और अगर आप पाम ऑयल की बात करेंगे तो एक हफ्ते में भाव 6% बढ़ गया है। सोयाबीन का भाव एक हफ्ते में 5% बढ़ा है। और वहीं RM सीड की भी जो चाल है वो भी तेजी की तरफ रही, 3% के आसपास प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे। और इनफैक्ट एक हफ्ते नहीं, पिछले एक महीने में वापस से हमने तेजी आते हुए देखी है। अब अपकमिंग फेस्टिव सीजन भी है, तो उससे पहले क्या डिमांड ट्रेंड्स हैं और साथ ही प्राइसेस की डायरेक्शन क्या रह सकती है और किन फैक्टर्स की वजह से तेजी बनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर अतुल चतुर्वेदी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं SEA के। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि भाव ये पिछले एक महीने में भाव 12% तक बढ़ गए हैं। ये क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण ये प्राइसेस ऊपर आते हुए दिखे हैं? नहीं देखिए, थोड़ा बहुत तो प्राइसेस इसलिए भी बढ़े थे क्योंकि ये पाम ऑयल का डिस्पैचेस इंडोनेशिया से थोड़ी तकलीफ में आ गई थी, बिकॉज ऑफ कि जहाज नहीं मिल रहे थे। और दूसरा, जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है उसमें भी थोड़ी बहुत वो थी क्या ना, अवेलेबिलिटी की कमी हो रही थी। पर मैं समझता हूँ ये सब टेम्परेरी ब्लिप्स हैं। पर अब चूंकि सप्लाई चेन अब काफी सुधर गई है
तो अगर जो दाम बढ़े हैं तो ये सब वापस रिट्रेस होंगे। अगर इस महीने का अपने आंकड़ा देखें अगस्त महीने का, तो हम लोगों का अंदाज है कि 9 लाख टन के आसपास पाम ऑयल आएगा, 4-1 लाख टन के आसपास सोया और 2 से 2.5 लाख टन के आसपास सनफ्लावर ऑयल। तो इतनी जो अपनी जो अभी इन दिनों में तेल हिंदुस्तान में आ रहा था वो 10 से 11 लाख टन से ज़्यादा नहीं आ रहा था। इस महीने हो सकता है 15-1 लाख टन तेल आए। ये डेफिनेटली हिंदुस्तान के बाजारों को प्रेशराइज करेगा। और अभी देखिए जहाँ तक इंडोनेशिया का सवाल है, उनके यहाँ भी इतना ज़बरदस्त तेल का भरावा हो गया है कि उनके मिनिस्टर जो है, कंसर्न मिनिस्टर, वो अभी हिंदुस्तान आए थे। उनने हम लोगों से सबसे मीटिंग भी की थी मंडे को कि किस तरह से हम लोग फैसिलिटेट करें एक्सपोर्ट्स को इंडोनेशिया से, जिससे कि सप्लाई चेन सुधरे। तो मैं समझता हूँ उन लोगों ने जो ड्यूटी जो बदलाव आना था 31 अगस्त के बाद, जो ड्यूटी बढ़नी थी उसको उन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है अक्टूबर तक। तो कोई भी लेवी नहीं लगाएंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी वहाँ से, एक्सेप्ट जो $52 के आसपास जो है। तो उन लोग भी वो कर रहे हैं कि किसी तरह से उनके यहाँ से भी तेल की निकासी बढ़े और हिंदुस्तान की सप्लाई चेन सुधरे। और मैं समझता हूँ सप्लाई चेन हिंदुस्तान की काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। तो अगर ये तेल के दाम बढ़े हैं तो ये शॉर्ट टर्म बढ़े हैं। ये अब जो तेजी थी उसको अंकुश तो लग चुका है। हाँ जी 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 जी। इनफैक्ट आपने जो जिक्र किया, इंडोनेशियन ट्रेड मिनिस्टर की ओर से तो बयान भी आया था कि इंडिया का कमिटमेंट अभी भी बरकरार है 2.6 मिलियन टन इंपोर्ट करने का पाम ऑयल प्रोडक्ट्स को लेकर। तो यानी अतुल जी ये मान के चले कि भले ही फेस्टिव सीजन हो या फिर जो डिमांड तब बढ़ेगी उसको कैटर करने के लिए पर्याप्त सप्लाई रहेगी और इसीलिए शायद प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे और हल्के ही हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी टू हम लोगों का जो इम्प्रेशन है कि इस पीरियड में डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड कोई बढ़ रही हो। मैं आज ही चेक कर रहा था 2-3 कंपनियों से, उनका कहना ये है कि डिमांड जो पिछले 10-15 दिन पहले थी उसके मुकाबले आज की तारीख में डिमांड थोड़ी म्यूटेड हो गई है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के कंज्यूमर को डेफिनेटली तेल सही दाम में मिलेगा और आगे के बाजार धीरे धीरे नरम होते ही जाएंगे। तो ये तेजी अब बरकरार रहना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। जी जी, चलिए शुक्रिया अतुल जी बातचीत करने के लिए पूरे ही ऑयल पैक पर और बताने के लिए प्राइसेस का ट्रेंड और डिमांड पर्सपेक्टिव से क्या सिचुएशन बनी हुई है। अजय, अगर एग्री कमोडिटीज को देखें तो हमने जीरे में काफी तेजी का एक्शन पिछले 2 दिनों में बनते हुए देखा, रिकॉर्ड हाइज देखे। आज थोड़े से प्राइसेस हल्के हैं, लेकिन अगर पूरे बाकी पैक को देखें तो आज पूरा स्पाइसेस का पैक नरम है। टर्मरिक में थोड़ी बहुत बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या एग्री स्पेस से? वेरी गुड मॉर्निंग दीपल जी। डेफिनेटली पूरे एग्री पैक की बात करें तो खासकर से मसाला काफी लाइमलाइट में, जहाँ पे हम देख रहे हैं हल्दी में तो थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही। तो आई थिंक हल्दी में कोई बड़ी हलचल नहीं है, 7100 से 7350 के बीच में ट्रेड करेगी। जीरे में इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन, बिकॉज जो हमारा करंट ईयर रहना है उसमें खाली इंडिया के पास ही हम बोल सकते हैं स्टॉक रहेगा, जिसकी वजह से जीरे में ये बड़ी रैली आई है और आगे भी जाकर रैली अब कंटिन्यू रहेगा। बट इंपॉर्टेंट रहेगा सितंबर मंथ, बिकॉज अक्टूबर में सोइंग होती है और ऊंचे भाव को देखकर इस बार सोइंग अच्छी रहनी है। तो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है जीरे में, जो 25,800 के करीब बनता है। प्राइजेस में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। वहीं धनिया में हमने ऑलरेडी एक पुल बैक आना चालू हो चुका है। तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हम जीरे में और धनिया में दोनों में देख पाएंगे, जहां धनिया हमें लगता है कि करीबन 10,800 का लेवल फिर से दिखा देगा। गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने एक साइडवे प्राइस मोमेंटम देखा है। एज ऑफ नाउ कोई बड़े ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से बाइंग की जाए। टेक्निकली थोड़ा बहुत 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे, बट कैस्टर पर नजर रखिए क्योंकि कैस्टर में हमने काफी अच्छी रैली अब देखी। बट जिस ढंग से चाइना में फिर से एक हम बोल सकते हैं हीट वेव की वजह से जो इकोनॉमी हैम्पर होना चालू हो चुकी है, उसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर हम कैस्टर पे पड़ते हुए दिखेंगे। स्विंग प्रोग्रेस भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो कैस्टर में मुझे लगता है 75, 40, 50 के करीब सेल करके चलना चाहिए, जो 7400 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, ये कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो अजय ने आपको रेकमेंड की। शुक्रिया अजय और रविंद्र, आप दोनों का भी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए अलग अलग कमोडिटीज पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।